हाय बच्चों, देखिए अभी आपके सामने हम हिस्ट्री में एक और कन्फ्यूजन वाला टॉपिक लेकर आ गए हैं। ठीक है, जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है वो में इसमें जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लगाए गए कर, यानी भारत में लगाए गए जमींदार जो जमीन से रिलेटेड यानी कृषि कर जो था उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसमें 3 प्रकार के उन्होंने कर लगाया था किसानों पर। वो जो कर था, एक था अस्थाई बंदोबस्त जिसको हम लोग कहते हैं जमींदारी व्यवस्था, एक जो था रैयतवारी व्यवस्था था, इसको इंग्लिश में बोला जाता है द रैयतवारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द परमानेंट सेटलमेंट, और एक होता है महलवारी व्यवस्था जिसको बोला जाता है द महलवारी सिस्टम। ठीक है, तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था, ये जो तीनों प्रकार की व्यवस्था थी वो अंग्रेजों के द्वारा भारत में, ठीक है, भारत में भारतीय किसानों पर लगाया गया एक प्रकार का क्या था, कर था, जो विभिन्न माध्यमों से इसको क्या किया गया, हर एक क्षेत्र में हर एक जगह पर इसको क्या किया गया, लगाया गया। कहीं पे अस्थाई बंदोबस्त तो कहीं पे रैयतवारी व्यवस्था तो कहीं पे महलवारी व्यवस्था चलाया गया। ठीक है, हर एक किसान का अलग अलग, हर एक राज्य में अलग अलग सिस्टम से अलग अलग इसको क्या किया गया, चलाया गया। अब इसमें क्या होता है, अस्थाई बंदोबस्त में कुछ और नियम थे, रैयतवारी व्यवस्था में कुछ और नियम थे, महलवारी व्यवस्था में कुछ और नियम थे। अस्थाई व्यवस्था को लागू करने वाला कोई और था, रैयतवारी व्यवस्था को लागू करने वाला कोई और था, और महलवारी व्यवस्था को लागू करने वाला कोई और था। ये किसी और क्षेत्र में लागू था, ये किसी और क्षेत्र में लागू था, और ये किसी और क्षेत्र में लागू था। ठीक है, ये कहां कहां लागू था, ये कहां कहां लागू था, ये कहां कहां लागू था, ये बताएंगे। इसमें अलग अलग प्रकार के टैक्स भी थे, अलग अलग प्रकार के नियम भी थे। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज जो है, सारी की सारी बातें आपको ना हम एक एक करके 3 वीडियो में बता देंगे, एक एक करके 3 वीडियो में बता देंगे। छोटा छोटा वीडियो होगा और अच्छा से आपको समझ में आएगा। इस तीनों वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था क्या होता है। हो सकता है कि हम अस्थाई व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था एगो में बता दे और इन दोनों को एगो वीडियो में बता दे। ठीक है, जैसे भी हो हम आपको तीनों को एकदम आराम से एक एक कंसेप्ट के द्वारा समझा देते हैं। अभी जो हम आपको बताने वाले हैं वो बताने वाले अस्थाई बंदोबस्त यानी कि जमींदारी व्यवस्था। तो जमींदारी व्यवस्था को हम लोग आज अच्छे से समझेंगे, क्या है, क्यों है, कब लागू किया गया, किसने लागू किया, किसने प्रारूप तैयार किया, किस क्षेत्र पे लागू हुआ, इसका जो है टैक्स कितना है, सारा का सारा चीज अभी हम इसमें बता देंगे। कहीं से कोई दिक्कत तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अभी आपको, ताकि ये तीनों चीज समझ में आए कि तीनों चीज हमको क्या करना है, पढ़ना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं कि जमींदारी मतलब जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जमींदारी व्यवस्था है क्या, पहले तो हम इसको समझते हैं कि क्या है, आखिर जमींदारी व्यवस्था क्या है। तो देखिए जमींदारी व्यवस्था क्या है, तो ब्रिटिश काल में भारत में चलाया गया एक प्रकार का भू राजस्व है। एक प्रकार का क्या है, ये भू राजस्व है। तो यह एक प्रकार का भू राजस्व है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, यानी कि इसमें जो नियम थे, इसमें जो रूल थे, इसको किसने बनाया था। ठीक है, इसमें क्या क्या नियम है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रारूप कहेंगे। तो इसको प्रारूप को तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो इसके प्रारूप को जो तैयार किया उस व्यक्ति का नाम है सर जॉन सॉर। व्यक्ति का नाम क्या हो गया, सर जॉन सॉर नाम हो गया। तो प्रारूप ये आगे चल के भारत के गवर्नर जनरल भी बन गए। तो इसका देखिए भारत प्रारूप तैयार करने वाले कौन हो गया, सर जॉन सॉर हो गया। ठीक है, आगे समझिए इसको लागू कौन किया, तो लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसको लागू किसने किया गया था, इसको लागू किसने किया, तो लागू करने वाले व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लागू करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, और ये कब लागू हुआ था, यहाँ पे देखिए सॉरी किस क्षेत्र में लागू हुआ था, तो देखिए तो क्षेत्र का बात बोलेगा तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कहां पे लागू हुआ था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। देखिए पहले जो भारत जो थे हमारा 2 रियासतों में, एक ऐसा क्षेत्र था, 2 क्षेत्रों में बटा हुआ था। एक ऐसा क्षेत्र था जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आते थे, और एक ऐसा क्षेत्र था, दूसरा ऐसा क्षेत्र था जो भारतीय राजाओं के अंतर्गत आते थे। तो जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत क्षेत्र आते थे उसे हम लोग कहते हैं ब्रिटिश क्षेत्र। ठीक है, और जो भारतीय राजाओं के अंतर्गत आते थे उसको हम लोग बोलते हैं रियासत। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी ब्रिटिश सरकार के अंदर में क्षेत्र था उस टोटल क्षेत्र का 19% क्षेत्रों पर कौन सा व्यवस्था लागू था, तो 19% क्षेत्रों पर अस्थाई बंदोबस्त लागू था। कितना प्रतिशत क्षेत्र पर, तो 19% क्षेत्र पर कौन लागू था, अस्थाई बंदोबस्त। और 19% क्षेत्र में कौन कौन आते थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा आते थे। ठीक है, और ये लागू कब हुआ, तो 22 मई 1793 को। कब लागू हुआ, तो 22 मई 1793 ईस्वी को क्या हुआ, 1793 ईस्वी को यह लागू हुआ। तो लागू का डेट पूछेगा तो क्या होता है, 22 मई 1793 ईस्वी को क्या हुआ, लागू हुआ। ये तो इसका बेसिक चीज हो गया।
अब आपसे पूछेगा कि ये आखिर प्रारूप जो है उसने क्या क्या इसमें प्रारूप तैयार किया था, कैसे कैसे उसने इसमें प्रारूप तैयार किया था, ठीक है। तो उस प्रारूप को क्वेश्चन पढ़िए, हो सकता है कि इसमें बीपीएससी, यहां तक में तो आपका जो है ग्रुप डी वगैरह में काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप बीपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इससे थोड़ा सा और डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो उस डीप को अभी हम समझाते हैं कि और इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। तो चलिए ये वाला इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका प्रारूप समझाते हैं कि क्या है प्रारूप। देखिए अब हम समझते हैं कि जो जमींदारी व्यवस्था होता है, जो जमींदारी व्यवस्था होता है, बंद करो। देखिए अब समझते हैं कि जो जॉन सॉर ने इसमें प्रारूप तैयार किया था उसमें क्या क्या प्रारूप तैयार किया था, ध्यान समझिए क्या क्या प्रारूप तैयार किया था। देखिए ये इसका नाम है जमींदारी व्यवस्था, इसका क्या नाम है, जमींदारी व्यवस्था, यानी इसमें वर्चस्व किसका रहेगा, जमींदारों का रहेगा। इसमें क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए ये जिस क्षेत्र में लागू करना है, बंगाल क्षेत्र में लागू करना है, तो बंगाल क्षेत्र में अंग्रेज लोग जाते थे, यानी कि यहाँ पे जॉन सॉर जाए चाहे उसका अधिकारी वगैरह जाते थे, अधिकारी लोग जाते थे और वहाँ के जमींदार से मिलते थे। जमींदार अभी उसको जमींदार नहीं करेंगे, जमींदार जो इसमें होगा उसको अभी जमींदार नहीं कहेंगे। उस जमींदार पहले जो था वो बड़े बड़े पैसा वाले लोग होते थे, ठीक है, बड़े वाले पैसा लोग वाले होते थे, उनको बुलाया जाता था और कहा जाता था, इसमें नियम बताया जाता था कि ये वाला जो क्षेत्र है आप जितना देर, मतलब इस सारे नियम को बताकर, क्या होता है नियम हम बताते हैं, उसको कहा जाता था कि ये पूरा का पूरा जमीन आपको दिखा दिया जाता था जमीन, और जमींदार को कहा जाता था कि इतना दूर का टैक्स आप अगर हमको असूल का दे सकते हैं, यानी उस आदमी को बताया जाता था जो जमींदारी बनने वाला आने वाला था, तो इतना दूर का अगर टैक्स अगर आप हमको असूल कर दे सकते हैं तो इसका जमींदारी किसके पास रहेगा, इसका जमींदारी आपके पास रहेगा। यानी कि इस जमीन, मान लीजिए इस जमीन का टुकड़ा, जैसे हम आपके एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए लिए, मान लीजिए 20 बीघा का जमीन है, ठीक है, 20 बीघा का जमीन है, अंग्रेज आया और इस चाहे जमीन उसका तो नहीं होगा, जो जमींदार बनने वाला होगा उसका तो जमीन नहीं होगा, ना ही अंग्रेज का है, दो लोग हैं, एक अंग्रेज हो गया और एक उस क्षेत्र का अमीर लोग हो गए, एक अमीर लोग हो गए और एक क्या हो गया, जमीन अंग्रेज हो गया। ये अंग्रेज आया और इस अमीर लोग से मिला, ठीक है, अमीर लोग से मिला और कहा कि तुम बताओ इस जमीन का जो है, ये जमीन है, इसमें तुम कितना दूर का हमको टैक्स वसूल कर दे सकता है। तो इसमें से कोई अमीर बोला कि हम 20 बीघा का क्या कर देंगे, इस जमीन में से आपको क्या करेंगे, टैक्स वसूल कर दे सकते हैं 20 बीघा। तो अंग्रेज क्या करता था, उस जमींदार को, मतलब ये अमीर को इस 20 बीघा का जमींदार बना देता था, क्या बना देता था, जमींदार बना देता था। जमींदार क्या हुआ सर, तो उस 20 बीघा का जो मालिक होगा जमीन का वो कौन हो जाएगा, उस 20 बीघा के मालिक हो जाएगा वो जमींदार, ठीक है, यानी कि अमीर हो जाएगा और उसी को हम लोग क्या कहने लगेंगे, जमींदार कहने लगे। अब कहिए सर किसान का क्या होगा, किसान का कुछ नहीं होगा, किसान का भले नाम का जमीन है कि ये मेरा जमीन है, लेकिन उससे किसानों को जमीन छीन कर किसको दे दिया जाता था, जमींदार को दे दिया जाता था। जमींदार को दे दिया जाता था इसलिए कि आप इस किसान से, जो इसका मूल जमीन है, उससे खेती करवाइए और खेती करा के हमको क्या दीजिए, टैक्स दीजिए, यही काम था इसमें जमींदार का, ठीक है। तो जमींदार कैसे बनता था आपको समझ में आया, अंग्रेज जो जितना सकान हुआ उतना जमीन का जमींदार बना दिया और उसका टैक्स वसूल कर किसको देना पड़ता था, इसको जमींदार को, जमींदार जो है टैक्स वसूल कर किसको देगा, अंग्रेज को। इसमें टैक्स क्या था सर, तो इसमें टैक्स क्या था कि अगर इसमें टैक्स था 11 में से 10 भाग, 11 में से 10 भाग अंग्रेज को देना है। अगर 11 किलो आप अनाज वसूलते हैं तो उसमें से 10 किलो अनाज किसको दे दीजिए, तो 11 किलो में से 10 किलो आप अंग्रेज को दे दीजिए, ठीक है। 1 किलो किसके पास रखना पड़ता था, जमींदार के पास, 1 किलो किसको रखना है, जमींदार को। यानी कि आपसे अगर पूछेगा, आगे आपसे अगर पूछता है कि बताइए जमींदारी व्यवस्था में जो है, जमींदारी व्यवस्था में टैक्स कितना माना गया था, तो 10 बटा कितना था, 11, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। ऐसी 10/11 में से जो था 1 भाग किसको मिलता था, जमींदार को मिलता था। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए ये जो था वंशानुगत व्यवस्था था। वंशानुगत व्यवस्था का मतलब क्या था कि मान लीजिए अगर किसी मोहन नाम के व्यक्ति को जमींदारी इसका बनाया गया, ठीक है, और मोहन नाम के व्यक्ति मर जाता है तो जो अगला जमींदार होगा वो मोहन का बेटा होगा, यानी कि आगे इस जमीन को कौन संभालेगा, तो मोहन का बेटा संभालेगा। बात समझ में आया। तो ये होती थी जमींदारी व्यवस्था, ठीक है। अब देखिए इसमें भी ना इसका प्रारूप में 2-3 नियम बनाए गए थे। 3 नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाए गए थे, जिसमें से पहला जो नियम होता, देखिए इसका 3 नियम बनाया गया था। पहला जो नियम था सूर्यास्त का नियम था। तो सर सूर्यास्त का नियम, पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सूर्यास्त का नियम किस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, तो किस व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे, अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। ये सूर्यास्त का नियम है क्या, तो सूर्यास्त का नियम यह है कि जिस दिन इसको जमींदार को टैक्स वापस करना है, जिस दिन टैक्स वापस करना है किसको, अंग्रेज को, उस दिन जो है वो
जमींदार सूर्यास्त होने से पहले उस टैक्स को अंग्रेज के पास पहुंचा देगा। इतना कारा व्यवस्था था, ठीक है, इतना कारा व्यवस्था था कि सूर्यास्त होने से पहले चाहे कहीं का भी जमींदार रहिए, उस अंग्रेज ने जहां बुलाया आपको वहां पे जाके आपको टैक्स आपको पूरा का पूरा दे देना है सूर्यास्त होने से पहले। इसीलिए इसमें कहा जाता है यह सूर्यास्त का नियम किसमें लागू हुआ था? अस्थायी बंदोबस्त में। उसके बाद कहता है हस्तांतरित, कौन सा व्यवस्था? हस्तांतरित व्यवस्था। हस्तांतरित व्यवस्था क्या था? तो हस्तांतरित व्यवस्था क्या था समझिएगा। अगर मान लीजिए जमींदार है और किसान से टैक्स वसूलने गया, ठीक है, और उसको ना पूरा जितना टैक्स मिलना चाहिए उतना टैक्स उसको मिल नहीं पाया, तब क्या करेगा किसान? तब टैक्स को पूरा करने तब क्या करेगा जमींदार? उस टैक्स को पूरा करने के लिए, देखिए अंग्रेज को सिर्फ और सिर्फ मुनाफा से मतलब था, चाहे जैसे भी दीजिए। जमींदार उस मुनाफा को भरने के लिए इस जमीन का किसी एक टुकड़ा को बेच सकता था। देखिए मालिक कोई और जमीन का किसी और के कहने नियम बनाने के पर जमींदार क्या कर सकता था? इस जमीन को बेच सकता था और बेचकर उस टैक्स को क्या कर देता? वापस कर देता था। दूसरा नियम समझिए, दूसरा नियम क्या हुआ? हस्तांतरित का नियम। तीसरा नियम क्या था इसमें? दूरवासी जमीन प्रथा। दूरवासी जमीन प्रथा क्या थी? मान लीजिए ये जमींदार हुआ, इस 20 बीघा का जमींदार का मालिक मान लीजिए अभी बताएं जैसे कि मोहन है, ठीक है, मोहन है, और एक दूसरा जमीन हो गया, ठीक है, इसका मालिक मान लीजिए सोहन है। इसका जमींदारी कौन कर रहा है? सोहन कर रहा है, और इसका जमींदारी मोहन कर रहा है। अब मान लीजिए इसके पास जो है इस जमीन का, ये पूरा का पूरा जमीन है, उसका टैक्स भरने के लिए अंग्रेज के पास पैसा नहीं हुआ, तो पहला कारण क्या है कि जमीन को टुकड़ा को बेच सकता है और टैक्स भरेगा। दूसरा इसमें नियम क्या है? दूरवासी जमीन प्रथा। दूरवासी जमीन की प्रथा क्या है? अगर ये मोहन चाहे ना तो इस जमीन का कागज, ठीक है, बंकी जिसको कहा जाता है, जमीन का कागज ये सोहन वाले जमींदार के पास क्या कर सकता है? ले जाकर जमा करके और इससे पैसा लेकर इसको किसको चुका सकता है? हस्तांतरण मतलब ये किसको चुकाएगा? अंग्रेज को चुका सकता है। तो इसको कहा जाता है दूरवासी। दूरवासी का मतलब हो गया दूर के किसी जमींदार के पास, ठीक है, आप अपने जमीन का कागज रख के उससे पैसा उठाकर ले आइए और किसको दीजिए? अंग्रेज को दीजिए, लेकिन किसी तरह से दीजिए, किसी तरह से दीजिए। बात समझ में आया? तो ये था पूरा का पूरा अस्थायी बंदोबस्त। अब देखिए इसमें और थोड़ा सा डीप में जाते हैं तो इसमें पूछ सकता है कि बताइए इसमें अंग्रेजों को क्या लाभ था? तो अंग्रेजों को क्या लाभ था? तो अंग्रेज को लाभ ही लाभ था। कैसे लाभ था? तो देखिए अंग्रेज को एक तो इसका वर्चस्व बढ़ गया, मतलब जहां का जिसको ये जमींदारी दिया था, यानी कि सामाजिक जहां भी इसने जमींदारी दी, मान लीजिए बंगाल के क्षेत्र में 10 जमींदार 20 जमींदार को जमींदारी दे दिया, ठीक है, तो वहां पे इसका अपने आप में वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। एक तो वैल्यू बढ़ गया, दूसरा क्या हो गया? अंग्रेज का मुनाफा ज्यादा आने लगा, इसको कोई किसी प्रकार का टेंशन ही नहीं है, चाहे बाढ़ आए तब, चाहे सूखा पड़े तब, हर तरह से टैक्स लेना है तो लेना ही है। तो जमींदार अंग्रेज को तो फायदा ही फायदा है। इसमें ना जमींदार को भी बहुत फायदा था। जमींदार को भी क्या था? बहुत फायदा था। जमींदार को फायदा कैसे था? जमींदार को फायदा यह था कि यहां से अगर वो सिर्फ 1/11 भाग अगर टैक्स देता तब तो इसको घाटा पड़ जाता कि इतना मेहनत किए, लेकिन ये क्या करता था? असूलता था कुछ और। मान लीजिए असूला उसने कितना? मान लीजिए असूलता था 66 केजी उसने असूला। कितना असूला? 66 केजी। और यहाँ पे बता देता था, अंग्रेज को बता देता था कि हमने बहुत कम असूला, हमने 44 केजी ही असूला। कितना असूला? 44 केजी ही असूला। अब 22 केजी तो ऐसा ही घपला कर लिया, ठीक है, तो घपला कर लेता था बीच में जमींदार, जिसके कारण जमींदारी व्यवस्था, जिसके कारण जो है जमींदार अंग्रेज से भी ज्यादा पैसा कमाते थे इस व्यवस्था में, ठीक है। तो जमींदार को भी बहुत ज्यादा फायदा था। जमींदार को दूसरा फायदा यह था कि इसका सामाजिक स्टेटस बढ़ गया। सामाजिक स्टेटस बढ़ने का मतलब क्या था कि ये लोग जो थे ना अंग्रेज के सीधे संपर्क में आ गए, और जब अंग्रेज के सीधे संपर्क में आ गए तो इनके जो आसपास के लोग थे वो इनसे क्या होने लगे? डरने लगे, या इनको बड़े औदा समझने लगे कि इसका संपर्क ना अंग्रेजवा से ही, कुछ करेगा तो अंग्रेजवा को कह देगा, कुछ तो कुछ कर देगा, ठीक है। तो जिसके कारण इसका ना जमींदार का सामाजिक स्टेटस बढ़ गया। और तीसरा क्या था? इनको विभिन्न प्रकार के उपहार दिया जाता था। इंग्लैंड से मांगा मांगा कर क्या दिया जाता था? उपहार दिया जाता था। जमींदार का बेटा बेटी जो है भारत में ना पढ़कर कहाँ पढ़ते थे? लंदन वगैरह में जाकर पढ़ते थे। तो ये पूरा का पूरा किसको फायदा था? जमींदार को फायदा था। इसमें घाटा किसको था सर? तो इसमें जो सबसे बड़ा घाटा था वो बंगाल के किसान को और बंगाल के खेतों को। बंगाल के किसानों को भी घाटा था और बंगाल के खेतों को भी घाटा था। बंगाल के किसानों को क्या घाटा था? तो एक तो घाटा था कि बंगाल से किसान के जमीन ही उसका क्या कर लिया गया था? छीन लिया था। उसके खेत को कैसे घाटा था? तो उसके खेत को ऐसा घाटा था कि जो उपज नहीं उपजाना चाहिए वो उपज, जैसे कि नील की, अफीम की सारी खेती क्या कर दिया जाता था? उस जमीन में किया जाता था, जिसके कारण जमीन की उर्वरा शक्ति क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। तो ये पूरा का पूरा लागू हो गया था। ये सारा का सारा जो चीज था वो किसमें लागू था? जमींदारी व्यवस्था में था, ठीक है। तो आप क्वेश्चन उठाइए, सर जमींदारी व्यवस्था जब चल ही रहा था
तो फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था क्यों आया? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था इसलिए आया, देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था तो रैयतवाड़ी में बताएंगे, लेकिन यहाँ भी समझिए कि इसमें ये तो चल रहा था, लेकिन इसके साथ अब दूसरे क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ। क्यों लागू हुआ? क्योंकि अंग्रेज समझ गया था कि बीच में जो है ना, बीच में जैसे अंग्रेज हो गया, अंग्रेज के बाद कौन था? अंग्रेज था, जमींदार था, और जमींदार के बाद तब यहाँ किसान था, और इस बीच में किसान और अंग्रेज के बीच में कौन पड़ता था? जमींदार। और इस दोनों के बीच में नाफा कौन उठाता था ज्यादा? जमींदार होता था। तब अंग्रेज ने क्या समझा कि अंग्रेज ने यह समझा कि अब हम जमींदार का सहारा ना लेकर सीधे किससे सीधे किससे कनेक्ट करेंगे? सीधे कनेक्शन करेंगे हम किसान से, ठीक है। तो जब सीधे कनेक्शन जमींदार का और अंग्रेज का हो जाएगा तो वो व्यवस्था कहेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।